नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड ऑफ द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नॉर्थ साउथ डिवाइड की। अब ऐसी कोई डिवाइड तो है नहीं इस देश में। आप जानते हैं कि ये देश एक है, होना भी चाहिए। क्या नॉर्थ हो क्या साउथ हो, एक जियोग्राफिकली एक अंडरस्टैंडिंग है कि तेलंगाना के नीचे नीचे जो राज्य हैं वो साउथ इंडिया के 5 राज्य कहलाते हैं और उसके ऊपर का सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ये माना जाता है। लेकिन इन 5 राज्यों के मन में हमने कई बार और ख़ास तौर से राजनीति में कई बार ये चर्चा होते हुए देखी है कि ये सारे मज़े नॉर्थ क्यों ले जाता है। ये दक्षिण के राज्यों ने ज़्यादा अच्छे से कोई स्कीम लागू की, लेकिन क्योंकि नॉर्थ ने उनको ठीक से लागू नहीं किया, इस वजह से नॉर्थ वाले लोग ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। उनकी आबादी ज़्यादा हो गई, उनकी सीटें ज़्यादा हो रही हैं। फिर दक्षिण से ये आवाज़ आने लगी कि और बच्चे पैदा करो। क्या ये सही है या सही में दक्षिण के पास कोई वजह है नाराज़ होने की, या फिर ये नाराज़गी भी राजनीति है? आइए इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा से, जो अब तक नॉर्थ इंडियन थे लेकिन अब काम के चलते दक्षिण भारतीय हो गए हैं, चेन्नई में कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संकेत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नॉर्थ साउथ डिवाइड राजनीतिक रूप से हमने कई बार इस पर चर्चा होते हुए देखी है और बहुत ही कैजुअली कॉन्वर्जेशन में भी जो लोग दक्षिण भारत के होते हैं उनके मुंह से अक्सर ये सुना है कि तुम लोगों का ये वो, हालांकि वो लाइट बैंटर रहता है, एक तुलना भी होती है। लेकिन मैं इसके फ्लिप साइड में भी जाता हूं, जितने दक्षिण भारतीय हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी इंपोजिशन की डिबेट के बीच में भी, वो भी काबिले तारीफ है। बहुत सारे साउथ के यूट्यूबर्स अब हिंदी बोल रहे हैं, तो मैं इसको आई कंसिडर दिस, आई डोंट थिंक देयर इज अ डिवाइड। लोग नेचुरली एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। हैविंग सेड दैट, आपने सेंटिमेंट क्या नोट किया है? इज देयर अ नॉर्थ साउथ डिवाइड? सेंटिमेंट से ज्यादा आई वुड से कि व्हाट आर द फैक्ट्स। आपने एक बहुत अच्छा पिच दिया इनिशियली कि अभी रिसेंटली डिबेट हुआ कि तमिलनाडु और नॉट तमिलनाडु, आई डोंट रिमेंबर बट एग्जैक्टली, बट चंद्रबाबू नायडू ने खासकर, मुझे याद है, दोनों ने, चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, हाँ। और एमके स्टालिन तो अगले लेवल पे चले गए कि 16 बच्चे पैदा करो। अब गिवन दैट, इसके पीछे के फाउंडेशंस क्या है? देखिए, अगले कुछ सालों में संकेत तो बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं, जिससे ये जो नॉर्थ साउथ का डिबेट है, जो डिस्कशन है, मैं बोलूंगा ये और ज्यादा चर्चा में आना चाहिए। मुझे यही लगता है कि बहुत दुख है इस बात का कि हम पॉलिसी पे डिस्कशन कम करते हैं विज़ावी पॉलिटिक्स। 2 जो बड़ी चीजें आने वाली हैं उसमें से एक आपने शायद दोनों का जिक्र किया। पहली, डिलिमिटेशन इन द लोकसभा। आज की तारीख में अगर आप देखिए, यूपी 80 सीटें हैं, बिहार 40 सीटें हैं, उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, बंगाल 42 सीटें हैं। उसके कंपैरिजन में आप देखिए, केरल में मेरे ख्याल 19 या 20 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीट्स है, पांडिचेरी पुडुचेरी में 1 सीट है, कर्नाटक में भी 30 से कम सीटें हैं, तेलंगाना और आंध्रा को मिला दें तो 42 सीटें हैं। तो अगर आप देखें तो साउथ का जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, और वो रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के आधार पे था, जो कि हिस्टोरिकल एक नंबर था, वो ठीक है। लेकिन अब जो डिलिमिटेशन हो रहा है प्रपोज, अगर उसमें पॉपुलेशन एक इंडिकेटर बन जाता है मेन, तो आप देखिएगा कि नॉर्थ का जो असर है लोकसभा में वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यूपी और बिहार की पॉपुलेशन का जो रेट है ग्रोथ का वो ज्यादा रहा है इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और इसमें और भी राज्य हैं, राजस्थान भी होगा, एमपी भी होगा, वर्सेस द साउथ। आप बात करें प्रजनन दर की, जो मैं ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो क्या पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लोकसभा में ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलना चाहिए एक राज्य को? सुनने में तो बहुत सही लगता है। उसका फ्लिप साइड क्या है? फ्लिप साइड ये है कि साउथ ने, सदर्न स्टेट्स ने रादर, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इतना मेंटेन रखा है कि वहां पे जो फैमिली साइजेस है वो छोटे होते गए, क्योंकि एक कारण ये होता है बड़े फैमिली साइजेस का कि आपको ज्यादा लेबर चाहिए टू अर्न मोर। तो अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी रखी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट किया, फीमेल एम्पावरमेंट को प्रमोट किया, तो ये पूरे विश्व का एक्सपीरियंस है कि आपकी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।
तो क्या सदर्न स्टेट्स को इस बात के लिए पिनलाइज किया जाना चाहिए? ये उनका आर्ग्यूमेंट है। सुनने में ये भी गलत नहीं लगता। ये है पहला कि डिबेट। हमने आपकी सारी पॉलिसीज फॉलो की, हमने प्रजनन दर कम हमने रखा, अच्छे से सब कुछ हमने follow- आर्थिक रूप से वृद्धि की, विकास किया। एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि भाई हम 1 रुपए देते हैं तो हम 1 रुपए नहीं पाते, बिल्कुल। यूपी बिहार ज्यादा पा बिल्कुल। जाता है। तो एक ही। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, हर साल में एक फाइनेंस कमीशन बैठता है जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि सरकारी जो सेंट्रल राजस्व है उसमें से कितना शेयर फंड्स का किस राज्य को मिलेगा। तो उस पर भी यही डिबेट है कि क्या पॉपुलेशन होना चाहिए एक बड़ा मेट्रिक या मल्टीपल मेट्रिक्स होने चाहिए। तो उसमें भी एक इंडेक्स बन रहा है अलग अलग मेट्रिक्स का। लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य, केरल जैसे राज्य ये कहते हैं कि अगर आप पॉपुलेशन को ओवरवेटेज देंगे तो आप फिर हमको पेनलाइज करेंगे। मुझे लगता है ये 2 बड़े टेस्ट होंगे अगले कुछ सालों में हमारी पॉलिटिक्स के लिए रीजनल लेवल पे। मुझे लगता नहीं कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक मंथन होगा। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी कि दक्षिण टैक्स रेवेन्यू ज्यादा देता है और उत्तर ज्यादा कंज्यूम करता है। मैं एक और डिस्टिंक्शन करता हूं इसमें। इट इज नॉट नॉर्थ वर्सेस साउथ। अगर आप पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे राज्यों की, इट इज साउथ एंड वेस्ट वर्सेस नॉर्थ एंड ईस्ट। साउथ में महाराष्ट्र गुजरात को जोड़ दीजिए, ये एक पूरा समृद्ध राज्यों का एक मतलब गुच्छा बन जाता है। उसमें मैं अभी आंध्रा को हटा देता हूं बिकॉज आंध्रा हैदराबाद हटने के बाद, तेलंगाना हटने के बाद थोड़ा पिछड़ गया है, लेकिन एक ये ग्रुप है। उसके बाद उत्तर, जिसमें आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पूर्व, करेक्ट, उसमें आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल को भी जोड़ दीजिए। ये क्रक्स है डिबेट का। तो अब अगला सवाल ये है कि हम ये कहते तो हैं कि पश्चिम और दक्षिण ज्यादा टैक्स जनरेट करते हैं और उत्तर और पूर्व ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये अनफेयर है दक्षिण और पश्चिम के लिए। लेकिन ये बात भी सही है, लेकिन इसके पीछे भी एक परत है। आप देखिए, इन दोनों इलाकों की हिस्ट्री बहुत अलग रही है। क्या दक्षिण और पश्चिम भारत को उत्तर की तरह जो भी बाहर से जितनी भी इन्वेजन्स हुई भारत के, क्या उनको वो फेस करनी पड़ी? आप देखिए, हिस्टोरिकली जो ज्यादातर इन्वेजन्स हुई हैं भारत की, वो नॉर्थ फ्रंटियर से हुई हैं। नॉर्थ, उत्तर प्रदेश के रास्ते से, पंजाब के रास्ते से, अंग्रेज आए बंगाल के रास्ते से। तो वो जो नॉर्थ का इलाका था, खासकर जो गैंजेटिक प्लेन था, वो बहुत एक्सप्लॉइट हुआ उस जमाने में। एक रिसोर्स कर्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है कि ज्यादा रिसोर्सेज जिस एरिया में होती है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। आज जो हमें यूपी बिहार इतना पिछड़ा हुआ दिख रहा है, वो एक जमाने में बहुत आधुनिक था अपनी इकोनॉमी में। आप तो उसी इलाके से आते हैं, मुझे लगता है कि आप उसकी हिस्ट्री मुझसे बेहतर जानते होंगे। और वही कारण था कि जब फॉरेन इन्वेडर्स आए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, उनकी नजर वहीं पड़ी और एक्सट्रैक्शन हुई बहुत, जिसकी वजह से ये इलाके पिछड़े हैं। दक्षिण में ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस कम थे, लेकिन क्योंकि दक्षिण में पानी का एक बफर था और नेवल फोर्सेस और लैंड इन्वेजन्स में उस समय ज्यादा लैंड इन्वेजन्स ज्यादा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ के पास एक डिसएडवांटेज था उस जमाने। अब ये सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं इस डिबेट को समझने के लिए। आज मैं जिस बात पर डिस्कशन करूंगा कि एक बड़ा कारण जो हम लोगों ने अपने सोशल साइंसेज में डिस्कवर किया है कि नॉर्थ और साउथ या नॉर्थ और ईस्ट वर्सेस वेस्ट साउथ क्यों है, अमंग द सेवरल, जैसे एक और देता हूं पैरेलल, फिर आता हूं इस पे वापस। जिस एरिया में ज्यादा इन्वेजन्स होती हैं संकेत, वहां दशकों तक, शताब्दियों तक लोगों के बीच में ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है। अफ्रीका से रिसर्च है कि जिन इलाकों में स्लेव ट्रेड हुआ, वहां आज भी ट्रस्ट लेवल्स कम है। तो आप सोचिए कि जिस उत्तर और पूर्वी भारत में इतने सारे इन्वेजन्स हुए, वहां धोखाधड़ी भी बहुत हुई होगी। तो ये लो ट्रस्ट सोसाइटीज होंगी। अब हम बात करते हैं दक्षिण और पश्चिम की। यहां इन्वेजन्स कम हुए, ऐसा नहीं है कि लोग आए नहीं, लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन
वहां का कल्चर आपको बेहतर लगेगा कई कई डायमेंशंस पे। लेकिन वी हैव टू बी फेयर टू एवरी वी हैव टू ट्राई टू बी फेयर ऑन ऑल फ्रंट्स। तो जो आज हम एक आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन डिटेल में करूंगा, वो है कि अंग्रेज जब आए, और ये रिसर्च नोबेल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी ने की लक्ष्मी अय्यर के साथ, और इसको फिर मैंने भी कंटिन्यू किया है अपनी रिसर्च में। उन्होंने पाया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जमीन का बंदरबाट किया अलग अलग राज्यों में, उससे उस राज्य की कहीं ना कहीं नियति तय हुई कुछ हद तक। जैसे बिहार बंगाल में अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लगाया, जहां एक जमींदार को अधिकार दे दिया कि आप टैक्स वसूलिए किसानों से। एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम क्रिएट हुआ। वहीं दक्षिण भारत में इंडिविजुअल किसानों को जमीन के पट्टे दिए गए और उनसे टैक्स लिया गया। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर्स थे वो कम थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। लेकिन जो अंग्रेजों ने सेटअप किया उसके बाद, और उसमें रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम केवल इस फैक्टर की एनालिसिस करें एम्पिरिकल, और इसमें कई तरह के स्टैटिस्टिक्स और साइंस लगते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, तो हम देख पाते हैं कि जिन जिन राज्यों में अंग्रेजों ने ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव जमींदारी वाले सिस्टम लगाए वो आज भी पिछड़े हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए बंगाल, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, जहां पे इंडिविजुअल किसानों के साथ सेटलमेंट किया गया, वो आगे निकल गए। नहीं, पर इसके पीछे एक वजह हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। ये भी हो सकती है कि टैक्स मिलने की गुंजाइश, कि अगर मैं किसी इंडिविजुअल को दे रहा हूं तो वो मुझे टैक्स दे देगा, बनाम मैं इंडिविजुअल्स को पट्टा दे दूंगा और वो टैक्स भी नहीं देंगे, तो मुझे उनके ऊपर कोई एक एजेंट बिछाना पड़ेगा कि वो टैक्स वसूले। आपने बिल्कुल वैसा सवाल पूछा है जैसा कि मेरी क्लास में कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट मुझसे पूछता। बिल्कुल सही सवाल है। हम जब कोई ऐसा एनालिसिस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं इसका असर इस पे क्या हुआ, लेकिन बाजू में बहुत सारे और फैक्टर्स भी इसको अटैक कर रहे होते हैं। तो इसके तरीके हैं इसको टीज आउट करने के। उस सब को अकाउंट करने के बाद मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। ओके, मतलब हम हर चीज, हर पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि एक रीजन आज दक्षिण के राज्य उत्तर से आगे हैं, उसका कारण है कि जो जमीनी पट्टों का डिस्ट्रीब्यूशन अंग्रेजों ने किया वो ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। अब उसके बाद होता क्या है, 47 में आपको आजादी मिली, तो आपने कहा कि आजादी मिल गई, पट्टे तो खत्म हो गए, अब तो सबके पास अपनी अपनी जमीन है, जमींदार तो चले गए। तो अब आपको क्या लगता है कि अब क्यों डिफरेंस है? डिफरेंस इसलिए है कि वो पट्टे की डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा माहौल क्रिएट कर गई जिसकी वजह से जो पॉलिसी एनवायरनमेंट था उत्तर और दक्षिण का वो बहुत अलग बन गया। कैसे? बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में आजादी के कई सालों के बाद तक और आज तक मुझे लगता है जमींदारी के हैंगओवर को हटाने के लिए सरकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो उनके जो गोल्स थे वो इसी तक निर्धारित रहेगा कि झगड़ा ना हो, यहां जातियां लड़े नहीं आपस में, यहां नक्सलवाद ना हो जाए। वहीं दक्षिण में क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कम थी, वो ज्यादा फोकस कर पाए अपने स्कूल सिस्टम पर, अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर, सड़कों पर, पढ़ाई लिखाई, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ, फिर आजादी मिली, लेकिन उस इवेंट का हैंगओवर कहीं ना कहीं आज भी इन इलाकों को प्रताड़ित करता है। मतलब ऐसा नहीं था कि आजादी के बाद सब एक समान इरेज नहीं हो जाता। ये कुछ ऐसा है कि बचपन में आप दो बच्चे हैं, एक बच्चे को कम खाना मिल रहा है, एक को ज्यादा मिल रहा है, एक उम्र के बाद दोनों का सब इक्वल हो जाता है, लेकिन जो बचपन की डिसएडवांटेज है वो पहले वाले बच्चे में अभी भी रहेगी। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेजर्स देने पड़ते हैं। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो नॉर्थ और ईस्ट को जो मिल रहे हैं ट्रांसफर्स वो गलत भी नहीं है, लेकिन दक्षिण के आर्ग्यूमेंट भी सही है। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, मैंने आपके पिछले जो में कहा था, पॉलिसी मेकिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, खासकर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अब एक और किताब है और उसमें यह कहा गया है कि देखिए दक्षिण के पास एक और एडवांटेज था, वो क्यों इन चीजों पर फोकस कर पाए, अपने एजुकेशन, अपने हेल्थ केयर पे। उनके पास ना एक सब नेशनलिज्म का सेंटिमेंट था
कि तमिल प्राइड, कन्नड़ प्राइड, वो उनको अपने बाकी सोशल डिविजन से दूर ले गया, धर्म के आधार पे, जाति के आधार, वो उनको अपने एक उसको कोहेजन, भाषा और कल्चर, करेक्ट, जो उन्होंने कहा कि यूपी जैसे राज्यों में नहीं था। राजस्थान में था, क्योंकि राजस्थान में जब ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के जब ये किंग्स हटे, तो उसके बाद एक एंटाई जैसे कहते हैं रजवाड़ा सेंटिमेंट था, और उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हुए, उनको एक कॉमन गोल मिला। बट ये कई ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत में जहां ऐसा कुछ नहीं था, तो वो डिविजन्स रहे। और रिसर्च हमें बताती है जब जब लोगों में डिविजन ज्यादा होते हैं तो सरकारों की गवर्नेंस की क्वालिटी कम होती है, क्योंकि उनके पास इंसेंटिव शायद इतना नहीं होता कि वो ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करें। तो झगड़ा सलटाने में ज्यादा या झगड़ा लगाने में, या अपने अपने वोट बैंक साधने में। भाई जब आपको पता है कि मेरे को 30% वोट मिलके मैं जीत जाऊंगा क्योंकि बाकी भी बटा हुआ है, तो मैं सिर्फ उस 30% ध्यान दूंगा, मैं झगड़ा लगा दूं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च है। और इसमें मैं फिर कहूंगा, ये केवल मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, इसमें कई और फैक्टर्स हैं। लेकिन ये डिबेट जब हम सोचते हैं उत्तर दक्षिण का, या उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व और दक्षिण और पश्चिम का, तो कई परतें हैं इसमें। इसको सिंप्लीफाई करके हम जैसे प्रेजेंट करते हैं कई कबार, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि एक हिस्ट्री दी कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से डॉक्टर बत्रा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर नॉर्थ इंडिया को एक डिसएडवांटेज था जिसका हैंगओवर या जिसका असर आज़ादी के बाद तक भी दिखा, तो वो किस पॉइंट तक दक्षिण भारत उसको बर्दाश्त करे और समझे, और किस पॉइंट के बाद वो ये बोले कि यार हर समय हम थोड़ी, अब अपना पाँव पे खड़ा होना भी सीखो, अब आज़ादी मिले भी 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो व्हाट इज़ दैट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता है कि पॉलिसी निर्धारित करना, एक व्यवस्था बदलना बनाना, उसके लिए जितना समय होता है उतना समय हम एक्चुअली बिता चुके हैं। देखिए संकेत, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है इसका बहुत ही ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस, कि मैं तमिलनाडु से पैसा लेकर यूपी में दे रहा हूं, उसका एक सोशल हिस्टोरिकल रीजन है। लेकिन इकोनॉमिक एफिशिएंसी में क्या वो 1 रुपया तमिलनाडु में बेहतर स्पेंड होगा या यूपी में बेटर स्पेंड होगा, ये इसके लिए एक एनालिसिस करना पड़ेगा जो मेरे पास नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा एलिमेंट है, वो है पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप एंड कम्युनिकेशन। कैसे आप, एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, कैसे आप मिल बैठकर एक प्लान बनाते हैं दैट इफ एवरीबडी, इफ यूपी विंस तमिलनाडु विल आल्सो विन। कि आज आप एक एग्जांपल देखिए। अच्छा, एक और चीज है इसमें नॉर्थ इंडिया की जो नहीं देखी जाती। आज की डेट में अगर तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य ज्यादा टैक्स दे रहे हैं अपनी, मतलब ज्यादा कमाकर यूपी और बिहार को दे रहे हैं, तो संकेत यूपी और बिहार पूरे देश को वो सप्लाई कर रहे हैं जिसको हम ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, मजदूर, यस, हाँ, मैन पावर। दे आर सब्सिडाइजिंग द लेबर कॉस्ट ऑफ द इंटायर कंट्री, दे आर द लेबर पूल ऑफ द कंट्री। दैट इज ट्रू। तो कल जब वो वही चक्के हैं आपकी अर्थव्यवस्था के, yes, जो उसको चला। आप जाके तमिलनाडु की फैक्ट्रीज में देखिए कितने लोग वहां से आके काम करते हैं, बंगाल से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र में जाके देखिए आप। तो मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर्स भी कंसिडर होने चाहिए कि अगर वो लेबर कॉस्ट आपको अपने, तमिलनाडु आज की डेट में इज एन एजिंग वर्कफोर्स, वो वहां पे आपको यंग वर्कफोर्स कम मिलेगी। तो अगर वो लेबर कॉस्ट आप सब्सिडाइज ना करें यूपी बिहार, तो तमिलनाडु की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सही बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है आपकी अर्थव्यवस्था का चक्का भी नॉर्थ चला, वी आर ऑल कोऑर्डिनेटेड। हाँ। तो इस कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक सिस्टम को एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए जहां सेंटर स्टेट्स के साथ बैठकर, और मुझे लगता है ये होता है काफी स्तर तक। हमको बस हेडलाइंस दिखती हैं डिसरप्टिव, मसालेदार, लेकिन होता होगा बट शायद और ज्यादा होना चाहिए, ताकि नोबडी फील्स दैट दे आर बीइंग शॉर्ट चेंज्ड। कि दक्षिण को ये कम्युनिकेट करना है कि अगर नॉर्थ बेहतर करेगा तो धीरे धीरे हम, जैसा कि आपने कहा, एक टाइम बाउंड मैनर में हम, आपका टैक्स वापस आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर आपको उत्तर को भी ये बोलना है कि देखिए आपको हम ये पैसा दे रहे हैं,
लेकिन आप इसको कैसे यूज करेंगे, हम इसको और अच्छे से इसको मॉनिटर करेंगे, या आप कैसे मॉनिटर करेंगे, आप हमें बताइए। कि वो पैसा अगर सारा आलतू फालतू चीजों में लग रहा है, तो जिस चीज के लिए आप तमिलनाडु को टैक्स कर रहे हैं, तेलंगाना को टैक्स कर रहे हैं, केरल को टैक्स कर रहे हैं, वो पर्पस तो मीट हो नहीं रहा। तो ये दिस इज बियॉन्ड माई पे ग्रेड एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। बट अगर मैं उस स्थिति में होऊंगा तो शायद मैं इसको दो पर्सपेक्टिव से देखूंगा। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल एनालिसिस कि वो क्या टाइम होराइजन होना चाहिए, और दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जहां पे सेंटर और स्टेट्स मिलकर एक प्लान बनाए कि देखिए ये उत्तर की स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस हैं, ये साउथ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, हमें रहना एक साथ है और हमें ग्रो साथ में करना है। तो कब तक जो बर्डन है वो कितना रहेगा और कैसे इसको हम फेज आउट करेंगे, और कैसे नॉर्थ इसकी इंप्लीमेंटेशन को बेहतर करेगा और कैसे दक्षिण तब तक नॉर्थ को समर्थन देगा। तो ये मुझे लगता है एक बहुत हाई लेवल डिस्कशन है। करेक्ट। व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज कम से कम ये चर्चा आपके चैनल पे कर रहे हैं। नहीं, ये चर्चा हमेशा बनी ही रहती है, क्योंकि एक ये टीस अपने कलेजे में या तो शांतिपूर्वक तरीके से या राजनीतिक भाषणों में हम साउथ की देखते हैं, और वो टीस ये होती है कि ये सारा पैसा ले जाते हैं, इनकी आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो वो ऑन द फेस ऑफ इट आप देखिए, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो फैक्ट्स ही बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या हैं, और वो कारण कब तक वो मजबूरियां गिनाई जा सकें, और किसकी जिम्मेदारी है कि वो मजबूरियां बनी ना रहें हर समय, और क्या वाकई साउथ को इतनी टीस होनी चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं, किसके दम पर ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज इस एपिसोड के माध्यम से समझने को हम लोगों को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।